यह एक काल्पनिक कहानी है। इसमें दिखाई गई घटनाएं, पात्र और संवाद पूरी तरह से लेखक की कल्पना पर आधारित हैं। इसका कोई संबंध किसी वास्तविक व्यक्ति या घटना से नहीं है। उनकी आकृति केंद्र में बने अत्यंत विशाल मैदान पर चमकी और फिर वे ललित सिंह को झुककर प्रणाम करने के बाद किनारे हट गए। ललित सिंह ने अद्वय को देखते हुए अपनी आंखों में एक जटिल भाव रखा। यह कितना अच्छा होता अगर यह दानवी प्रतिभाशाली साम्राज्य में दिखाई देता। दुर्भाग्य से वह आदित्य विद्यालय का सदस्य है। यदि साम्राज्य आदित्य विद्यालय के विरुद्ध कोई कदम नहीं उठाता, जबकि उसके पास ऐसा दानवी प्रतिभाशाली मौजूद है, तो आदित्य विद्यालय भविष्य में निश्चित रूप से और अधिक मजबूत होता जाएगा। उस समय साम्राज्य का भाग्य चिंताजनक होगा। ललित सिंह ने मन ही मन हल्की आह भरी, इससे पहले कि वह मुड़ा और भीड़ को देखने लगा, और उसने हवा में इशारा किया ताकि भीड़ शांत हो जाए। भीड़ के शांत होने के बाद उन्होंने कहा, मुझे लगता है कि हर कोई अद्वय को पहचानता है जो उसके पीछे खड़ा है, और मुझे लगता है कि हर किसी को उसकी ताकत की स्पष्ट समझ है। क्योंकि जब समूहों को विभाजित किया गया था, तब एक अतिरिक्त व्यक्ति था, इसलिए मेरे महाचिन साम्राज्य 6 महान शक्तियों और तंत्र संघ ने सर्वसम्मति से उसे सीधे अगले दौर में आगे बढ़ने की अनुमति देने का निर्णय लिया है। बेशक अगर यहाँ मौजूद किसी को कोई आपत्ति है या वह इसे स्वीकार करने से इनकार करता है, तो आप उसे मौके पर ही चुनौती दे सकते हैं। जब तक आप उसे हरा देते हैं, आप भी सीधे आगे बढ़ सकते हैं। जब उन्होंने यह सुना, तो मैदान में नीचे की भीड़ ने कोई आपत्ति न होने का प्रदर्शन करते हुए सिर हिलाया। क्या मजाक है? अद्वय को चुनौती देना, क्या यह मौत को आमंत्रित करने जैसा नहीं था? इसके विपरीत उन्होंने वास्तव में इस निर्णय को मंजूरी दी। आखिरकार उनमें से कोई भी अद्वय के साथ एक ही समूह में नहीं रहना चाहता था। ललित सिंह ने थोड़ा सिर हिलाया जब उन्होंने देखा कि कोई आपत्ति नहीं है, और फिर उन्होंने कहा, चूंकि ऐसा है, तो मैं घोषणा करता हूं कि दूसरा दौर आधिकारिक तौर पर शुरू हो गया है। इसके बाद हर एक समूह के प्रतिभागियों ने पर्ची निकालना शुरू कर दिया, और फिर वे अपने अपने विरोधियों से लड़ने के लिए मैदान मंचों पर चढ़ गए। कुछ तीव्र लड़ाइयों के बाद लड़ाइयों में पहला मामूली चरम आ गया था, और यह इसलिए था क्योंकि महाचिन साम्राज्य का अमरेश मैदान में आ गया था। अमरेश का प्रतिद्वंद्वी एक हट्टा-कट्टा जवान आदमी था। जवान आदमी ने एक विशाल लोहे का हथौड़ा पकड़ रखा था। इस समय जवान आदमी को पता था कि उसका प्रतिद्वंद्वी कितना भयंकर था, और उसका भाव अत्यंत गंभीर था। हालांकि उसने तुरंत हार मानने का विकल्प नहीं चुना। किसी भी साधक की राय में हारना भयानक नहीं था, और यह हारने से पहले हार मानना भयानक था। बेशक वह चेहरे पर हारने से भी ज्यादा डरता था। वह इतने सारे लोगों के सामने सीधे हार नहीं मान सकता था, और उसे लगा कि उसे अपने प्रतिद्वंद्वी के साथ कम से कम कुछ चालें तो विनिमय करनी चाहिए। अमरेश ने हट्टे-कट्टे जवान आदमी को घूर कर देखा और उदासीनता से कहा, हमला करो, अन्यथा तुम्हें दूसरा मौका नहीं मिलेगा। जब उसने यह सुना, तो हट्टे-कट्टे जवान आदमी की आंखों में क्रोध की एक लकीर कौंधी। यह अमरेश वास्तव में बहुत अभिमानी है। जैसे ही उसमें क्रोध उत्पन्न हुआ, हट्टे-कट्टे आदमी ने झिझकना बंद कर दिया, और वह तेजी से अमरेश की ओर गोली की तरह बढ़ा। उसके बाद उसने अपने पैरों से हल्के से कदम बढ़ाया, जिससे वह हवा में ऊंचा उठा, और फिर उसने दोनों हाथों से विशाल लोहे का हथौड़ा पकड़ लिया, इससे पहले कि उसने अमरेश के सिर की ओर जोर से तोड़ दिया। बूम! एक धीमी और दबी हुई गूंज गूंजी, और फिर हट्टे-कट्टे आदमी को अखाड़े से बाहर फेंक दिया गया और जमीन पर टकराया। इस दृश्य को देखकर अखाड़े के नीचे की भीड़ तुरंत हैरान रह गई, क्योंकि कई लोगों ने यह भी नहीं देखा था कि अमरेश ने कैसे हमला किया। अमरेश ने भीड़ को देखा, जबकि उसकी आंखों में अवमानना की एक लकीर कौंधी।
क्योंकि इन साथियों से लड़ना वास्तव में उसके लिए समय की बर्बादी थी और केवल 2 पुष्प महल की महिलाओं और अद्वै ही उसके लिए योग्य प्रतिद्वंद्वी थे। इस बीच मैदान में मंच नंबर 1 पर न्यायाधीश अपने सदमे से उभर आया और जल्दी से घोषणा की, सर्वेश हार गया, अमरेश जीता। कितना जबरदस्त! आखिरकार सर्वेश पहले दिव्य स्तर के 6ठे रैंक पर है, फिर भी वह अमरेश के एक भी वार का विरोध नहीं कर सका। अमरेश की ताकत वास्तव में बहुत भयानक है। हाँ, हम बर्बाद हो गए हैं। हम भी समूह नंबर 1 में हैं। हे भगवान, मुझे उम्मीद है कि मेरा सामना उससे नहीं होगा। उसका सामना होने पर सीधे हार मान लो। उसके सामने सीधे हार मानना शर्मनाक नहीं है। मंच नंबर 9 के आसपास। हर रात की कहानी, हर दिन का धमाका, सिर्फ स्टोरी हंगामा पर। तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, क्योंकि अगली कहानी आप मिस ना कर पाए। आरव ने अमरेश को देखा इससे पहले कि उसने अपनी दृष्टि हटाई, और फिर उसने अपनी दृष्टि मंच नंबर 8 की ओर गोली की तरह भेजी क्योंकि मोहिनी मंच पर चढ़ गई थी। मोहिनी का प्रतिद्वंद्वी एक कुल से एक शिष्य था। उसे अरविंद कहा जाता था और वह पहले दिव्य स्तर के 7वें रैंक पर था। ठीक वैसे ही जैसे पहले हट्टे कट्टे आदमी की तरह अरविंद का भाव भी गंभीर था। आखिरकार मोहिनी तलवार संप्रदाय की एक शिष्या थी। जब उसे पता चला कि उसकी प्रतिद्वंद्वी तलवार संप्रदाय से है, तो अरविंद जानता था कि वह निश्चित रूप से हार जाएगा। कुलों और स्वतंत्र साधकों के बीच ऐसे शिष्य थे जो संप्रदायों के शिष्यों को हरा सकते थे, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि वह हरा सकता था। ठीक हट्टे कट्टे आदमी की तरह, भले ही वह जानता था कि वह उसका मुकाबला नहीं कर सकता, अरविंद ने फिर भी तुरंत हार नहीं मानी। अपनी हथेली को पलटते हुए उसके हाथ में एक तलवार दिखाई दी और फिर उसकी गूढ़ ऊर्जा उसमें पागलपन की तरह उमड़ पड़ी। समय के एक निश्चित क्षण में अरविंद की आकृति चमकी और वह तुरंत मोहिनी के सामने आ गया, इससे पहले कि उसकी तलवार एक मुश्किल कोण पर घूमी और उसके गले पर वार किया। मोहिनी के सामने अरविंद स्वाभाविक रूप से हिचकिचाने की हिम्मत नहीं कर सकता था। इसलिए उसने अपनी गति और अपनी तलवार की गति को उसकी सीमा तक ला दिया था, जिससे आसपास के कई साधक उसकी आकृति को स्पष्ट रूप से देखने में असमर्थ थे। हालांकि ठीक उसी समय जब उसकी तलवार मोहिनी के गले से 1 इंच दूर थी, वह अचानक चलना बंद कर दिया, क्योंकि एक तलवार की नोक अचानक उसके गले पर आ गई थी और उसकी त्वचा को थोड़ा सा भी छेद दिया था, जिससे तलवार की नोक पर खून की एक बूंद गिर गई थी। तुम हार गए, मोहिनी ने अपनी तलवार हटा ली इससे पहले कि उसने न्यायाधीश को घूरकर देखा। तलवार संप्रदाय की मोहिनी विजयी है, न्यायाधीश ने तुरंत घोषणा की। क्या तेज तलवार का वार! अरविंद की तलवार पहले से ही बेहद तेज थी, लेकिन मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि मोहिनी और तेज होगी। अरविंद वास्तव में दुर्भाग्यपूर्ण है कि वास्तव में तलवार संप्रदाय के एक शिष्य का सामना करना पड़ा। वह तलवार संप्रदाय के एक शिष्य के सामने तलवार का उपयोग करने के लिए हारने के लायक है। यह तलवार संप्रदाय की सुंदरता वास्तव में भयंकर है। क्या आपने देखा कि उसने कैसे हमला किया? उस गति के साथ इसे रोकने की बात तो दूर, इसे देखना भी असंभव है। सौभाग्य से मैं उसके समान समूह में नहीं हूं। समूह नंबर 8 में वे साथी पीड़ित होने वाले हैं। मंच से नीचे उतरने के बाद वह आरव के किनारे आ गई और फिर मोहिनी ने कहा, यह लगभग तुम्हारी बारी है ना? आरव ने सिर हिलाया और फिर उसने कहा, तुम्हारी तलवार वास्तव में तेज है। यहां तक कि मुझे भी इससे थोड़ा डर लगता है। हाँ, मोहिनी की तलवार उन सभी तलवार साधकों में सबसे तेज थी जिनसे वह मिला था। अगर उसने तलवार इंटेंट को समझा होता
तो एक बार जब उसकी तलवार की गति तलवार इंटेंट द्वारा बढ़ा दी जाती तो उसकी शक्ति निश्चित रूप से बेहद भयानक होती। मोहिनी ने सिर हिलाया और कहा, अगर यह तेज है तो क्या हुआ? मैं अभी भी तुम्हारा मुकाबला नहीं कर सकती। आखिरकार तुमने तलवार इंटेंट को समझा है। तुम्हें पता होना चाहिए कि तलवार इंटेंट का दमन और भी अधिक स्पष्ट होता है जब इसे तलवार साधकों के विरुद्ध उपयोग किया जाता है। जब वह यहाँ तक बोली, मोहिनी एक पल के लिए रुकी, थोड़ी देर के लिए झिझकी और फिर कहा, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि तुमने तलवार इंटेंट को कैसे समझा? दरअसल वह पूछना नहीं चाहती थी। आखिरकार इस तरह की चीजों के बारे में पूछना एक बड़ा निषेध था। हालांकि वह वास्तव में तलवार इंटेंट जैसी इंटेंट के बारे में ज्ञान प्राप्त करना चाहती थी। आरव मुस्कुराया और कहा, दरअसल तलवार इंटेंट को समझने की कुंजी समझ शब्द में है और यह मानसिक स्थिति पर जोर देती है। जब मन प्रबुद्ध होता है और समय सही होता है तो आप स्वाभाविक रूप से इसे समझ लेंगे। अन्यथा चाहे आप कितनी भी कोशिश करें, ऐसी इंटेंट को समझना शायद मुश्किल होगा। दरअसल वह भी तलवार इंटेंट के बारे में ज्यादा नहीं जानता था। जिस कारण से उसने उस समय इसे समझा था वह उसकी मानसिक स्थिति में बदलाव के कारण था। जहां तक मानसिक स्थिति में इस तरह के बदलाव का सवाल है, वह इसके बारे में स्पष्ट स्पष्टीकरण देने में असमर्थ था। मानसिक स्थिति में बदलाव, मोहिनी ने धीमी आवाज में बुदबुदाया। मंच नंबर 9, तलवार संप्रदाय के आरव का अदरावंश की अदरा के खिलाफ। ठीक इसी क्षण मंच नंबर 9 के न्यायाधीश ने अचानक जोर से घोषणा की। मोहिनी ने अपनी सोच को रोक दिया जब उसने यह सुना, और फिर उसने आरव को घूरकर देखा और कहा, शुभकामनाएं। आरव ने सिर हिलाया और फिर वह मंच पर कूद गया। जब वह यहाँ पहुंचा तो आसपास के अनगिनत लोग उसे घूरकर देखने लगे। आरव स्वाभाविक रूप से इन सभी प्रतिभागियों के लिए एक अपरिचित व्यक्ति नहीं था, क्योंकि वे आरोहण महापर्वत श्रृंखला पर उसका पीछा करने के लिए एकजुट हुए थे। इस बीच एक महिला जिसने नीली पोशाक पहनी थी मंच पर कूद गई। वह बेहद सुंदर थी और उसकी आकृति पतली पतली थी। जैसे ही वह मंच पर चढ़ी, उसने तुरंत आरव से कुछ निगाहों को दूर खींच लिया। उसने उन निगाहों को अनदेखा कर दिया और उसने आरव को घूरकर देखा और कहा, मैं तुम्हें जानती हूँ। आरव की आंखें थोड़ी संकीर्ण हो गईं और उसने कहा, लगता है कि तुमने भी मेरा पीछा किया और मुझे मारने की कोशिश की। अदरा ने सिर हिलाया और कहा, मैंने नहीं किया। आरव ने सिर हिलाया। अपनी हथेली को पलटते हुए बैंगनी स्पिरिट तलवार उसके हाथ में दिखाई दी। हालांकि ठीक उसी समय जब वह हमला करने वाला था, अदरा ने अचानक कहा, नीरवीर और विहान नवांग तुम्हारे द्वारा मारे गए थे, है ना? आरव का भाव बदल गया जब उसने यह सुना और उसने कहा, तुम आखिरकार कौन हो? उसने उस दिन लोगों के उस पूरे समूह को नष्ट कर दिया था और यह महिला उस समूह में बिल्कुल नहीं थी। क्या यह हो सकता है कि वह छाया से देख रही थी? लेकिन यह समझ में नहीं आता है। छोटे साथी की क्षमता के साथ कोई भी मेरे सामने छिप नहीं सकता है और मेरे सामने यह महिला स्वाभाविक रूप से नहीं कर सकती है। अदरा ने आरव को देखा और फिर उसने कहा, मैं प्रिया हूं। मुझे आश्चर्य है कि क्या भाई आरव को मैं अभी भी याद हूं। प्रिया? आरव हैरान रह गया और फिर उसने उसे देखा इससे पहले कि उसने आश्चर्य से कहा, यह कैसे संभव हो सकता है? हाँ, यह महिला अदरा प्रिया से पूरी तरह से अलग व्यक्ति की तरह थी। यहाँ तक कि उनकी दिखावट और असर भी पूरी तरह से और एकदम अलग थे। दोस्तों, स्टोरी को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब कर दिया करो जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। अदरा ने सिर हिलाया और कहा, कुछ खास कारणों की वजह से मैंने महापर्वत श्रृंखला में प्रवेश करने से पहले वेश बदला था।
मैं आरव भाई की कृतज्ञ हूं कि उन्होंने आरोहण पर्वत श्रृंखला पर मुझ पर बार बार दया दिखाई। अदरा इस दयालुता को याद रखेगी। तो उसने वेश बदला था। आरव ने हल्का सा सिर हिलाया और वह अपने मन में थोड़ा हैरान था। वह इस बात से हैरान था कि उसके लिए भी उसके वेश बदलने की तकनीक में कुछ भी असामान्य भाव पाना असंभव था। वर्तमान में उसके अनेक दुश्मन थे, इसलिए यदि वह यह तकनीक सीख पाता तो वह बहुत सारी परेशानियों से बच सकता था। जब उसने यहाँ तक सोचा तो आरव ने कहा, अदरा, क्या यह तकनीक आपके वंश से बाहर किसी को दी जा सकती है? बेशक, मैं पर्याप्त कीमत चुकाऊंगा। आरव भाई यह वेश बदलने की तकनीक सीखना चाहते हैं? अदरा थोड़ी हैरान हुई। आरव ने सिर हिलाया। ठीक तभी जब अदरा कुछ और कहने वाली थी, भीड़ में से किसी ने अचानक जोर से चिल्लाया, क्या तुम दोनों लड़ने वाले हो या नहीं? अगर नहीं तो जल्दी से नीचे उतरो। एक दूसरे के साथ फ्लर्ट करना बंद करो और सबका समय बर्बाद मत करो। बिल्कुल, यह एक युद्ध मंच है, फ्लर्ट करने की जगह नहीं। क्या तुम दोनों जल्दी कर सकते हो? हम अफवाह के अनुसार यह आरव एक निर्दयी और निर्णायक व्यक्ति है, लेकिन वह अदरावंश की अदरा के सामने अस्थिर तरीके से काम कर रहा है। क्या ऐसा हो सकता है कि उसे उससे मोह हो गया हो? जिस तरह से वे खुशी खुशी बातचीत कर रहे हैं, मुझे लगता है कि यह संभव है। हालांकि उनके बीच कोई संबंध होना असंभव है। आखिरकार अद्वय और जयव्रत आरव को छोड़ने वाले नहीं हैं। दूसरे शब्दों में, क्या वह प्रतियोगिता में जीवित भी रह पाएगा? यह एक समस्या है। वह मौत का हकदार है। उसने हम सभी को आरोहण पर्वत श्रृंखला से वापस आने में असमर्थ कर दिया था। अगर वह नहीं होता तो डार्क बिस्ट साम्राज्य के डार्क बिस्ट एक साथ इकट्ठा नहीं होते, और अगर वे इकट्ठा नहीं होते तो हम और भी आंतरिक कोर प्राप्त कर सकते थे। लेकिन अब केवल 3000 से अधिक पर्याप्त आंतरिक कोर प्राप्त करने में सक्षम थे, और यह संख्या पिछले वर्षों की तुलना में बहुत कम है। बिल्कुल, अगर वह नहीं होता तो मैं और भी आंतरिक कोर प्राप्त कर पाता। उस तरह से मुझे आदित्य विद्यालय या सम्राट अकादमी में प्रवेश करने का अवसर मिलता। मंच के नीचे की भीड़ उत्साहपूर्वक चर्चा कर रही थी, और कई लोग तो आरव को गालियां भी देने लगे थे। मंच पर न्यायाधीश ने सिर हिलाया और फिर उसने अदरा और आरव को देखा और कहा, लड़ाई शुरू करो। आरव ने न्यायाधीश पर ध्यान नहीं दिया। वह मंच के किनारे तक गया, नीचे भीड़ को देखा और फिर उपहास के साथ हंसा और कहा, मुझे पता है कि तुम में से कई लोग मुझसे नाराज महसूस करते हैं, और कुछ तो मुझे मारने के अलावा और कुछ नहीं चाहते। अब मैं तुम सभी को एक मौका दूंगा। जो लोग असंतुष्ट हैं, तुम ऊपर क्यों नहीं आते? जब उन्होंने यह सुना तो मंच के नीचे की भीड़ तुरंत शांत हो गई। लेकिन कुछ ही देर में वे फिर से शोर मचाने लगे। आरव, तुम किस बारे में अहंकार कर रहे हो? तुम बहुत मजबूत हो, लेकिन क्या? यहाँ बहुत सारे लोग हैं जो तुमसे ज्यादा मजबूत हैं। अगर तुम में क्षमता है तो उनसे अहंकार से पेश आओ। अगर तुम्हारे पास वह रहस्यमय डार्क बिस्ट नहीं होता तो तुम आरोहण पर्वत श्रृंखला पर बहुत पहले मर चुके होते। एक मनुष्य जो एक डार्क बिस्ट पर निर्भर करता है, वह वास्तव में सभी मनुष्यों के लिए शर्म की बात है। बिल्कुल, कोई उस दिन अद्वय के एक भी वार का विरोध नहीं कर पाया था। फिर भी तुम यहाँ अहंकार करने की हिम्मत करते हो। मंच के नीचे की भीड़ लगातार बोल रही थी, लेकिन उनमें से किसी ने भी मंच पर चढ़कर आरव से लड़ने की हिम्मत नहीं की। मंच पर आरव ने सिर हिलाया और फिर वह मुड़ा और अदरा को देखकर कहा, अदरा, पहला हमला करो। अदरा ने आरव को देखा इससे पहले कि वह न्यायाधीश की ओर देखती।
और उसने कहा, मैं हार मानती हूँ। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, वह आरव की ओर मुड़ी और कहा, अगर आरव भाई वास्तव में उस वेश बदलने की तकनीक में दिलचस्पी रखते हैं, तो आरोहण रैंकिंग्स समाप्त होने के बाद आप मेरे अद्रावंश की एक यात्रा कर सकते हैं। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, वह यहाँ और नहीं रुकी और वह मुड़ी और मंच से चली गई। न्यायाधीश हक्का बक्का रह गया। उसने कल्पना भी नहीं की थी कि 4 महान वंशों में से एक, अद्रावंश की प्रतिनिधि, वास्तव में सीधे हार मान लेगी। हालांकि अफवाहों के अनुसार आरव की ताकत जबरदस्त थी, लेकिन यह अदरा को सीधे हार मानने के बिंदु तक मजबूत नहीं हो सकती थी। जिस पल अदरा ने हार मानी वह केवल न्यायाधीश ही था जो हैरान था, मंच के नीचे की भीड़ भी वैसी ही थी। जाहिर है उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी कि अदरावंश की अदरा बस यूं ही हार मान लेगी। अदरा स्वाभाविक रूप से उन्हें नहीं बताएगी कि आरव कितना भयानक था। वह आरव की असली ताकत से भी अनजान थी। हालांकि वह एक बात जानती थी, और वह यह थी कि विहान नवांग और अन्य आरोहण पर्वत श्रृंखला पर आरव के हाथों मारे गए थे। थोड़ी देर बाद न्यायाधीश अपने सदमे से उभरा और फिर उसने आरव को देखा और कहा, तलवार संप्रदाय के आरव विजेता हैं। जब उसने यह सुना तो आरव मुड़ा और मंच से उतर गया। जब उसने सीधे हार मान ली तो वह भी हक्का बक्का रह गया। हालांकि थोड़े विचार के बाद वह समझ गया। उसने महसूस किया कि यह शायद आरोहण पर्वत श्रृंखला पर उसके प्रकट किए गए बल के कारण था। हालांकि अदरा को यह नहीं पता था कि यह छोटे साथी और डार्क बिस्ट का समूह था जिसने विहान नवांग और अन्य को मारा था। मोहिनी और आरव की बातचीत। मंच से उतरने के बाद मोहिनी आरव के पास आई और पूछा, क्या तुम अदरावंश की अदरा को जानते हो? आरव ने सिर हिलाया और कहा, मैं उसके संपर्क में आरोहण पर्वत श्रृंखला पर आया था। वह एक बहुत बुद्धिमान महिला है। बेशक वह है, मोहिनी ने आरव को देखा और कहा, वह एक बुद्धिमान महिला कही जाती है। शाही राजधानी में उसके और तंत्र संघ की आध्या की बुद्धिमत्ता अनगिनत लोगों में भय पैदा करती है। जब उसने आध्या शब्द सुना तो आरव ने सिर हिलाया। वह वास्तव में इस महिला को नापसंद करता था, नहीं वह उसके संपर्क में आना चाहता था। दूसरी ओर अदरा बेहतर थी क्योंकि हालांकि वह बुद्धिमान थी, उसका स्वभाव आध्या से कहीं बेहतर था। अगली कुछ लड़ाइयों में कुछ भी अप्रत्याशित नहीं था और कोई अप्रत्याशित प्रतिभा नहीं थी। आखिरकार यह अभी भी वह अवधि थी जहां कमजोर को बाहर किया जाता था। हालांकि ये लड़ाइयां अभी भी दिलचस्प थीं, खासकर कुछ अजीब और असामान्य चालें और तकनीकें, और इसने वास्तव में मंचों के नीचे की भीड़ का मनोरंजन किया। कुछ ही देर में पुष्प महल की प्रभा और हिम महल की निशिता अपने अपने मंचों पर चढ़ गईं, और उम्मीद के मुताबिक उन्होंने सीधे अपने विरोधियों को एक ही चाल से हरा दिया। इसने दूसरों को यह देखने दिया कि 6 महान शक्तियों के शिष्य कितने जबरदस्त थे, और इसने अनगिनत लोगों की इन संप्रदायों में प्रवेश करने की इच्छाओं को मजबूत किया। भूत संप्रदाय का जयव्रत बनाम तलवार संप्रदाय का आरव। ठीक इसी पल मंच संख्या 9 से एक गूंजती हुई आवाज आई और इसने भीड़ को शांत कर दिया। अगले ही पल अनगिनत लोग कोलाहल के साथ फूट पड़े। तलवार संप्रदाय और भूत संप्रदाय 2 विरोधी संप्रदाय थे, और यह दक्षिणी क्षेत्र में बिल्कुल भी रहस्य नहीं था। पिछले वर्षों की आरोहण रैंकिंग्स में या तो भूत संप्रदाय के शिष्य या तलवार संप्रदाय के शिष्य पूरी तरह से नष्ट हो जाते थे। अब जब ये दोनों शिष्य एक ही समूह में थे और एक दूसरे से लड़ने वाले थे, तो वे जानते थे कि यह निश्चित रूप से एक अत्यंत तीव्र लड़ाई होगी, क्योंकि इन दोनों संप्रदायों के शिष्य एक दूसरे पर दया नहीं दिखाएंगे। सरल शब्दों में, जब तक इन 2 संप्रदायों के शिष्य मिलते थे, तब तक एक पक्ष का मरना निश्चित था।
इस पल दर्शकों ने अन्य मंचों पर लड़ाइयों को देखना बंद कर दिया था और लगभग हर कोई अपनी नजरें मंच संख्या 9 की ओर मोड़ चुका था। यहाँ तक कि पुष्प महल की प्रभा और हिम महल की निशिता भी इस लड़ाई पर ध्यान दे रही थीं। सभी की नजरों के सामने आरव और जयव्रत मंच पर कूद पड़े, लेकिन उन्होंने तुरंत एक दूसरे पर हमला नहीं किया। मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि हम इतनी जल्दी एक दूसरे से मिलेंगे, जयव्रत आरव को देखकर अपने चेहरे पर मुस्कान के साथ बोला। अपनी कलाई के एक मोड़ के साथ बैंगनी स्पिरिट तलवार आरव के हाथ में दिखाई दी और फिर उसने कहा, मैंने भी कभी उम्मीद नहीं की थी कि हम इतनी जल्दी एक दूसरे से मिलेंगे, लेकिन यह भी अच्छा है। आओ मुझे देखने दो कि इस लड़ाई से ठीक कौन बच पाएगा और कौन इस मंच पर गिरेगा। आरव को जयव्रत के प्रति कोई घृणा नहीं थी, लेकिन शैलाधर के कारण वह जयव्रत को मारने के लिए दृढ़ था। बेशक जयव्रत भी उसे मारने के लिए दृढ़ था। चूंकि ऐसा था, तो उनमें से केवल एक ही इस मंच से जीवित जाएगा। अपनी कलाई के एक मोड़ के साथ काली दराती जयव्रत के हाथ में दिखाई दी और फिर उसने इसे आकस्मिक रूप से हिलाया, इससे पहले कि वह मुस्कुराया और कहा, हम दोनों के बीच कोई शत्रुता नहीं है। दुर्भाग्य से हमारे संप्रदायों ने हमें अपरिवर्तनीय दुश्मन बना दिया है। तुम्हारी ताकत बुरी नहीं है और मैं तुम्हारे स्वभाव की प्रशंसा करता हूं, लेकिन मेरे पास तुम्हें मारने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। अन्यथा मेरे लिए अपने संप्रदाय को एक स्पष्टीकरण देना बहुत मुश्किल होगा, इसलिए तुम्हें आज मरना होगा। आरव ने कंधे उचकाए और फिर उसने न्यायाधीश को देखकर कहा, क्या हम शुरू कर सकते हैं? शुरू करो, न्यायाधीश ने तुरंत घोषणा की। जैसे ही न्यायाधीश ने बोलना समाप्त किया, आरव और जयव्रत तुरंत वहां से गायब हो गए और फिर धातु के टकराने की आवाज मंच से गूंज उठी। इस पल भीड़ उत्साह से उबल पड़ी। संप्रदायों के शिष्यों के बीच एक लड़ाई थी जिसका वे इंतजार कर रहे थे। इस बार यह एक तरफा नहीं था जैसा कि पहले हुआ करता था। इस बार वे दिल खोलकर देख सकते थे। अब क्या होने वाला है, आगे सुनते रहिए सर्वशक्तिमान हमारे चैनल स्टोरी हंगामा पर।